हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम को बड़े ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रहे होंगे। इसी सीरीज़ में जैसा कि हमने अपना एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच दिसंबर 2025 लॉन्च कर रखा है और इसी सब्जेक्ट में हम अपने अगले सब्जेक्ट में आते हैं PCOS 184 ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इसमें हम क्या करने वाले हैं, ये हमारा पूरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट होने वाला है। इसमें हम पढ़ेंगे वन शॉट विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी प्रीवियस ईयर इग्नू में आए हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद थ्योरी के साथ, और एक ही वीडियो होने वाली है ये। इसमें सर कंटेंट हमारा क्या क्या होगा, सबसे पहले हम जानेंगे कि ई कॉमर्स क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे कि ई कॉमर्स का इंट्रोड्यूस कब हुआ था, ई पेमेंट क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी। आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, साइबर सिक्योरिटी। ना केवल ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ज़रूरी है। फिर IT एक्ट, यानी जब हमारा ई कॉमर्स आया था तो उसको रेगुलेट करने के लिए IT एक्ट 2000 बनाया गया था। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने कंटेंट की ओर चलते हैं। बिफोर स्टार्ट माई क्लास, आप यदि आप सभी जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बच्चों, जैसे कि हमारा पहला टॉपिक है क्या, इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स, यानी ई कॉमर्स को क्या करना, इंट्रोड्यूस, यानी ई कॉमर्स कब इंट्रोड्यूस हुआ था, कब आया था ये कंसेप्ट। तो जैसे कि आप ई कॉमर्स से सबसे पहले बात बच्चों समझते क्या हो, ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, यानी वो सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम जिससे हम बाई या तो कुछ खरीद सकते हैं या सेल या कुछ बेच सकते हैं, उन सभी को क्या कहते हैं, ई कॉमर्स कहते हैं। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये गर्ल है जो कि क्या है, देखो ई कॉमर्स के थ्रू बैंकिंग, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आया तो बैंकिंग की फैसिलिटी बढ़ गई, क्लोथ्स भी खरीद सकती है, ऑफिस का काम कर रही है, अगर आपको कोई सामान भेजना है तो पोर्टर बुक कर सकते हो आप ऑनलाइन ही, और भी बहुत सारे काम जो है हम ई कॉमर्स के थ्रू आप कन्वीनियंटली कर सकते हैं। तो सबसे पहला डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं ई कॉमर्स का क्या होता है। बच्चों, ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या बताता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस, किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के थ्रू। और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क में क्या आता है मेनली बच्चों, हमारा इंटरनेट। यानी आप ये देखोगे बिना इंटरनेट के तो आप ये यूट्यूब वीडियो भी नहीं देख सकते। इंटरनेट ऐसा है, बिना इंटरनेट के फ़ोन नहीं हो, कबाड़ है। जब तक फ़ोन में इंटरनेट है जब भी वो फ़ोन का मेन यूसेज है। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताओगे, यानी वो नेटवर्क जिससे हम या तो कुछ बाई कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। क्या, गुड्स हो सकता है कोई सामान से अमेजोन फ्लिपकार्ट से आप सामान खरीद रहे हो, सर्विस हो सकता है कि आप किसी से सर्विस ले रहे हो, जैसे टैली हो गया, वो क्या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, आप इसका यूज़ करते हो अकाउंटिंग करने में। जोहो हो गया, ठीक है, वेबटेल हो गया, और भी बहुत सारे। और ये सारे किसे वर्क करते हैं बच्चों, इंटरनेट के थ्रू वर्क करते हैं। तो आपको डेफिनेशन आई होप समझ आ गई होगी। ठीक है, और अगर इससे सिंपल डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन जो आपके इग्नू की बुक में दिया है वो मेरी डेफिनेशन थी, जो मैंने मतलब बहुत सारी बुक्स को पढ़ के एक्सट्रैक्ट करके लिखा था। लेकिन हमारे इग्नू के बुक में क्या है, ई कॉमर्स ये क्या है, एक प्रोसेस है किसी का बिजनेस को कंडक्ट करने का, सच है, जैसे कि बाइंग, सेलिंग, पेमेंट करना, यानी ऑनलाइन, जैसे UPI हो गया, ठीक है भी, और इन NEFT हो गया, RTGS हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, चेक्स हो गया, ये सारे। ठीक है, साथ ही साथ क्या, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना, कैसे, इलेक्ट्रॉनिक मीन को। सर इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज मीन्स ईमेल करते हैं, जैसे हम अपने क्लाइंट को कि सर आपको गुड्स रिसीव हो गया तो आप प्लीज़ हमें क्या कर दो, एक वो मैसेज भेज दो कि कंफर्मेशन का मैसेज लेते हैं हम। ठीक है, या फिर हमें कोई भी अपना डॉक्यूमेंट एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, अर्जेंट है, फिजिकली नहीं पहुंच सकता, तो हम क्या करते हैं, मेल कर देते हैं। और आजकल आप जानते हो बच्चों सब चीज़ ऑनलाइन ही शिफ्ट हो गई है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा है ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जैसे किसके कारण, अमेजोन फ्लिपकार्ट। ये किस लिए पॉसिबल हुआ है, ई कॉमर्स के कारण, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के कारण। अगर आप ट्रेन की टिकट बुक करते हैं, यानी अगर जाना, उज्जैन जाना हो या फिर कहीं इंडिया के किसी भी कोने में आपको जाना हो, ठीक है, वो बस से कन्वीनियंट नहीं है, यानी बस वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, तो रेल जरूर पहुँच जाती है, तो IRCTC की बुकिंग कर सकते हो। ट्रेन की बुकिंग आप IRCTC के थ्रू कर सकते हो। ऑनलाइन बैंकिंग एंड डिजिटल पेमेंट, आप अपने माता पिता से पूछना कि पहले बैंक में कितनी लंबी लंबी भीड़ लगती थी, लेकिन अब आप देख लो, हम नई जनरेशन है, हमारे टाइम पे ई कॉमर्स आ गया, तो आपको इक्का दुक्का लोग जो है बैंक में ही वो दिखेंगे, वरना पूरा बैंक आप हमेशा खाली रहता है। लेकिन यही चीज़ अगर आप अपने मम्मी पापा से पूछोगे तो वो बताएंगे आपको कितनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी बैंकों में। क्यों, क्योंकि जब सारे काम फिजिकली होते थे। तो ई कॉमर्स का फीचर क्या है, सबसे पहला फीचर ऑनलाइन शिफ्ट हो गया, यानी सारे ट्रांजेक्शन ऑनलाइन हो गए।
24/7 यानी सातों दिन 2400 घंटे अवेलेबल है। अभी आपको अगर बैंक स्टेटमेंट चाहिए तो क्या है, कुछ नहीं, रात के 12 हो या सुबह के 4 बजे हो, ऑनलाइन अपना बैंक का सॉफ्टवेयर खोलो, लिखो मुझे इस पीरियड से इस पीरियड तक बैंक स्टेटमेंट, और सारा आपको दिख जाएगा। लेकिन यही इमेजिन करो कि अगर यही बैंक स्टेटमेंट आज से 10 या 20 साल पहले आपको चाहिए होता बैंक से, तो देखो एक तो पर्टिकुलर फिक्स टाइम होता है इनका 10 से 4, उसमें भी बैंक के कर्मचारी 11 बजे आते हैं, 3 बजे के बाद तो उनका बैंक का सर्वर बंद हो जाता है, देखो ठीक है, उसमें कितनी दिक्कत होती थी। तो 24/7 अवेलेबिलिटी होगी, पेपरलेस ऑपरेशन हो गया, सब काम ऑनलाइन हो गए, तो फिजिकली जो डॉक्यूमेंट हो बहुत ही कम अब हमें कैरी फॉरवर्ड रखने होते हैं। तो इससे दो फायदे हुए, एक तो पेड़ों कटने से भी बच गए, फास्ट एंड कन्वीनियंट, तुरंत चुटकियों में आप काम होने वाला है, काम हो जाता है। ग्लोबल रीच, पहले आप फिजिकली आप एक मतलब अपने ज़िले तक ही स्प्रेड कर सकते हो अपने बिजनेस को, या फिर अपने स्टेट तक, लेकिन ऑनलाइन जैसे ही हम आ गए तो अमेरिका में भी आप अपने सामान को बेच सकते हो, यूके में भी बेच सकते हो, अपने गली में, अपने शहर में, अपने देश में, कहीं पे भी, यानी ग्लोबली रीच हो गया। तो बच्चों जो फीचर होते हैं मेनली वही एडवांटेज होते हैं, ठीक है, बस हल्के फुल्के अलग हो जाते हैं। जैसे इट सेव टाइम एंड कॉस्ट, ये हमारे टाइम को भी सेव करता है, कॉस्ट को भी। टाइम सेव करा ना, आपको मार्केट मतलब आपको कोई कपड़े खरीदने हैं, मार्केट नहीं जाना पड़ा, तो इससे आपका टाइम सेव हो गया, तुरंत फ़ोन में खोलो फ्लिपकार्ट और देखो अपने सारे कपड़े, जो जो कपड़े चाहिए वहाँ बाई कर लो, ठीक है। कॉस्ट की बचत हुई सर, कैसे कॉस्ट की बचत हुई, देखो एक तो ऑनलाइन अगर कोई भी कपड़ा खरीदोगे वो ऑफलाइन से हमेशा सस्ता मिलेगा। दूसरा, अगर आप ऑफलाइन ही जाओगे, फिजिकली जाओ कपड़ा खरीदने, तो घर से निकलोगे तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट तो लगेगा, मार्केट तक जाने में ई रिक्शा से जाओगे तो भी उसके पैसे लगेंगे, अपनी खुद की बाइक से जाओगे तो पेट्रोल के पैसे लगेंगे, गाड़ी से जाओगे तो सीएनजी पेट्रोल के पैसे लगेंगे, ठीक है। और वहाँ पे आपका टाइम भी होगा, यानी घर से लेकर मार्केट तक में आपका टाइम भी तो वेस्ट होगा। हाँ जी सर, तो ये सभी चीज़ बच गया ई कॉमर्स आने से। वाइड मार्केट एक्सेस, आप मान लो एक आदमी जो है वो कितने एरिया तक अपने आप को एक्सेस कर सकता है, जैसे मान लो आप हो, आप 50 किलोमीटर तक के अंदर के मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन ऑनलाइन में आ जाओ, फ्लिपकार्ट, आप एक प्रोडक्ट का नाम लिखो, वो प्रोडक्ट दुनिया के किसी कोने में बनता हो, वो आप वहाँ तक पहुँच सकते हो, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ प्रोडक्ट, आजकल तो ऑनलाइन ऐसे फीचर है कि आपको कंपैरिजन भी मिल जाता है, जैसे मान लो ये एक ही प्रोडक्ट है, ठीक है, दो कंपनी का, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या फीचर्स है, इसमें क्या फीचर है, इसमें क्या डिसएडवांटेज है, इसमें क्या एडवांटेज है। तो आप ऑनलाइन क्या कर सकते हो, कंपैरिजन भी कर सकते हो प्रोडक्ट को। और ऑपरेटिंग कॉस्ट, जाहिर सी बात है ऑनलाइन में कपड़ा आपको सस्ता मिलता है ऑफलाइन की कंपैरिजन में, ठीक है बच्चों। पर इसकी लिमिटेशन क्या है, सबसे पहले बच्चों सिक्योरिटी हमारी ब्रीच हो सकती है, सबसे ज़्यादा खतरा ये रहता है कि हमारी सिक्योरिटी जो है कोई चुरा लेगा, ठीक है। नो फिजिकली इंस्पेक्शन ऑफ गुड, अब देखो हम बीइंग अ मैन या बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, आपको पता है कि जब तक आप फिजिकली किसी भी चीज़ को नहीं देख लेते हो आपको मतलब 100% कन्फर्मेशन नहीं आएगा। आप जैसे आप फिजिकली कपड़ा खरीदने जाओगे तो आप देख सकते हो कि नहीं ये शुद्ध मतलब प्योर प्योर सूती का कपड़ा है या नहीं, या पॉलिस्टर का या नाइलॉन का, कैसा है ये कपड़ा। तो कपड़े की क्वालिटी आप ऑनलाइन नहीं चेक कर सकते हो, ठीक है। डिपेंड अपॉन इंटरनेट, सपोज करो अगर इंटरनेट नहीं है तो आपका सब चीज़ वेस्ट है, मैंने बताया विदाउट इंटरनेट फ़ोन इज़ अ स्क्रैप मटेरियल, ठीक है। रिस्क ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड होने का रिस्क है, कई बार ऐसी ही फेक वेबसाइट लोग बना देते हैं हम, ठीक है, उस पर है अब हमें पता नहीं चलता कि फेक वेबसाइट है, हम शॉपिंग कर कपड़े का शॉपिंग कर लेते हैं और प्री पेमेंट कर देते हैं और कल पता चलता है कि वो साइट ही फ्रॉड थी, तो हमारे पैसे डूब गए ना। लेकिन फिजिकली में ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ई कॉमर्स का आने से बिजनेस मॉडल में भी चेंज आया। जैसे सबसे पहले क्या, B2B मॉडल, यानी बिजनेस टू बिजनेस मॉडल भी हुआ। जैसे देखो B2B, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल कैसे होता है सर, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बिजनेस टू बिजनेस मॉडल होता क्या, यानी ट्रांजैक्शन करना, पर किसके बीच में, बिजनेसमैन और कस्टमर के बीच में नहीं, बिजनेस एक बिजनेसमैन से दूसरे बिजनेसमैन में क्या करना, ट्रांसफर करना। जैसे एक मान लो एक ए है, ठीक है, ये क्या है, बिजनेसमैन है, पर ये क्या मतलब रॉ मटेरियल ही बनाता है, क्या बनाता है, रॉ मटेरियल। सपोज करो इसका काम है किसानों से, जैसे मैं कपड़ा बनाना चाह रहा हूँ, तो ए का काम है किसानों से क्या खरीदना, रुई खरीदना, उसका काम नहीं है कपड़ा बनाना। तो ए मान लो यहाँ क्या होगा, बिजनेसमैन, इसने किसानों से रॉ मटेरियल खरीदा, पर ए कपड़ा नहीं बनाता क्योंकि इसके पास मशीन ही नहीं है, तो ये किसको बेचता है, बी क्या काम करता है, इस रुई को ले जाकर अपने फैक्ट्री में ले जाता है और वहाँ से कपड़ा बनाता है। तो बताओ ए किसको बेचेगा, बी को, क्या बी कस्टमर है, नहीं, बी क्या है, बिजनेसमैन है, वो बस क्या कर रहा है, रॉ मटेरियल खरीद के उसे कपड़ा बना के फिर मार्केट में बेच रहा है। तो ठीक है, इसी मॉडल को हम क्या कहते हैं बच्चों, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल कहते हैं, ठीक है। जैसे अलीबाबा हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, ठीक है, जियो स्टोर हो गया। क्या जियो स्टोर कस्टमर है, जियो स्टोर करता क्या, जैसे मान लो मैं हूँ प्रोड्यूसर, मैंने कुछ चीज़ प्रोड्यूस करा, ठीक है, जियो स्टोर क्या कहेगा, आप मेरे पास आओ, अपने सामान यहाँ रखो। फिर कोई कस्टमर होगा मान लो सी, ये क्या करेगा, ये जियो स्टोर जाएगा रदर देन प्रोड्यूसर के पास, वहाँ से वो सामान खरीदेगा। तो जी क्या काम कर रहा है,
जियो स्टोर वो क्या काम कर रहा है, इंटरमीडिएटरी का काम कर रहा है। ठीक है, इसके फीचर क्या है बच्चों, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी जो B2B यानी जो इंटरमीडिएट है, जियो स्टोर है, ये एक दो गुड्स नहीं खरीदते एक दो किसानों से, बल्कि इनके पास लार्ज स्टॉक मात्रा में ये गुड्स खरीदते हैं। यानी अगर मान लो ये सेब ही खरीद रहे हैं तो इनके पास 1000 किलो 2000 किलो ये सेब खरीद लेते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होते हैं इनके। अब मान लो इतना बड़ा कोई ट्रेडर है, इतना बड़ा कोई बिजनेस मैन है, जैसे इंटरमीडिएटरी है, तो कोई भी किसान नहीं चाहेगा कि इनसे मैं क्या कर सकूँ, अपना रिलेशनशिप खराब करूँ। तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने की गुंजाइश रहती है। नेगोशिएटेड प्राइसिंग, अब मान लो आप 1 किलो सेव कर दो, वो 50 रुपये का, पर उसी इंसान को कहो कि मैं अब 1000 किलो सेव कर दूंगा, तो वो इस 50 रुपये को तोड़ के 20 रुपये भी ला के रख देगा, 20 रुपये में दे दूंगा मैं अगर 1000 किलो मेरे से कर दोगे तो क्या हुआ, प्राइस नेगोशिएशन पॉसिबल हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं B2C। ये क्या होता है, बिजनेस टू कस्टमर, यानी इसमें जो है कोई तीसरा आदमी नहीं आता, एक बिजनेसमैन होगा और एक कस्टमर होगा, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अमेजोन है, जैसे मान लो मैं क्या हूँ, ए ट्रेडर। ठीक है, मैं करूँगा अपने प्रोडक्ट को अमेजोन पे ला के रख दूंगा। अब अमेजोन, इसके दो चांस है, हो सकता है कि अमेजोन, अगर मैं सोच लो रुई बेचता हूँ, तो यहाँ देखो आपको बस समझना होगा कि माइनर सा डिफरेंस आता है। मैं आपको फिजिकली समझा, तो मान लो एक या एक बिजनेसमैन है, इसने क्या करा, रुई ली और अमेजोन पे डाल दी। ठीक है, किस पे डाल दी, अमेजोन पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, B2B ट्रांजेक्शन हो गया, यानी इसने क्या करा, अमेजोन पे रुई डाल दी कि मुझे अमेजोन बेचना है। अब अमेजोन से दो तरीका है, या तो एक आदमी सी है, क्या है सी, जो कि क्या बनाता है, कपड़ा बनाता है, ये बिजनेसमैन है। तो अगर सी आदमी अमेजोन से रुई खरीदता है तो ये वाली ट्रांजैक्शन बच्चों B2B में आ जाएगी। किस में आ जाएगी, B2B में। पर वही सपोज करो रुई, जैसे पूजा में अगरबत्ती का इस्तेमाल होता है ना, तो उसमें रुई चाहिए, तो उसमें कुछ करना ही नहीं है, जो इसके पास रुई है वो उसी को उस शेप में दे देगा, या लंबे वाली बत्ती बना देगा या गोल वाली बत्ती बना के अमेजोन पे चढ़ा देगा। और मैं हूँ क्या, D पर्सन, मुझे कपड़े बनाने के लिए रुई नहीं चाहिए, मुझे पूजा पाठ के लिए रुई चाहिए। तो अगर अब मैं इस रुई को खरीदता हूँ तो मैं डायरेक्ट क्या हुआ, कस्टमर। तो इस वाले ट्रांजेक्शन को बच्चों क्या कहेंगे, B2C। ठीक है बच्चों, आई होप आप समझ गए होंगे कि माइनर सा डिफरेंस है, खरीदने वाला कौन है, एट द एंड फाइनल कंज्यूमर कौन है, उस पर डिपेंड करता है वो B2B है या B2C है। हाँ जी सर, समझिए। तो बिजनेस टू कस्टमर, जैसे अमेजोन देख लो, फ्लिपकार्ट देख लो, मिंत्रा देख लो, ये किसके लिए वो फेमस है, यहाँ पे आपको एट द एंड फाइनल कंज्यूमर ही मिलेंगे, यानी वो कंज्यूमर जो कि कपड़े को खरीद के यूज़ करने वाले। ठीक है, तो इसके फीचर क्या है, डायरेक्टली कस्टमर इंटरेक्शन, यानी अब मैं देख लो, मुझे कोई कम सामान खरीदना है, कपड़ा खरीदना है, तो मैं डायरेक्ट अमेजोन पे जाऊँगा, ऑर्डर करूँगा, कपड़ा खरीद लूँगा और कपड़े को मैं यूज़ करूँगा, मैं आगे नहीं बेचूंगा। अगर मुझे को आगे धंधा ही करना है तो मैं अमेजोन के पास क्यों जाऊँगा, मैं डायरेक्ट ही बिजनेसमैन के पास जाऊँगा ना, जो कपड़ा बनाता है, और उसके बीच में बातचीत करूँगा। हाँ जी सर, यही बात ठीक है। और क्या पता डायरेक्ट अगर मैं बिजनेसमैन के पास जाऊँ तो सस्ता कपड़ा दे दे, अगर मैं अमेजोन के थ्रू जाऊँ तो जाहिर सी बात है अमेजोन अपना कमीशन लेगा, और कमीशन का खर्चा तो मुझे ही बियर करना पड़ेगा। हाँ जी सर। स्मॉल वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन इसमें कैसी होती है, जैसे कंज्यूमर है, मैं हूँ, मैं क्या 1000 जोड़ी का कपड़ा खरीदूंगा, क्या करूँगा, मैं 1000 जोड़ी कपड़ा खरीद के, मुझे अभी सिर्फ एक जोड़ी या 10 जोड़ी की जरूरत है तो मैं 10 जोड़ी, यानी ट्रांजेक्शन छोटे छोटे अमाउंट के होंगे। ऑनलाइन मार्केटिंग हो सकती है और प्रमोशन भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जैसे OLX दे लो, ठीक है, फेसबुक मार्केट प्लेस हो गया, eBay हो गया, यानी ठीक है, इसमें क्या होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जैसे मैं हूँ A पर्सन है, ठीक है, और ये क्या C पर्सन। ठीक है, A पर्सन के पास मान लो सेकंड हैंड फ़ोन, मैंने फ़ोन खरीदा था, वो सेकंड हैंड हो गया, मैं नया फ़ोन खरीदना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं देखो, मैं इस फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ अभी तक, पर मैं अब चाह रहा हूँ कि मैं नया फ़ोन खरीदूँ, तो मैं इस फ़ोन को बेचना चाह रहा हूँ। सी, जिसके पास पैसे नहीं है वो चाह रहा है कि कोई सेकंड हैंड फ़ोन ठीक ठाक मिल जाए, तो सी क्या है, फाइनल कंज्यूमर। तो जब A और C को सामान बेचेगा तो इनके बीच में कैसा है, बिजनेस करना चाह रहा है, नहीं, इसके पास एक फ़ोन है जो कि उसने 6 महीने 8 महीने चला लिया, अब ये चाहता है मैं नया फ़ोन चलाऊं, तो ये चाहता है कि ये फ़ोन बेच कर जो 2-4 हज़ार 6 हज़ार मिलेंगे उसको मैं उसमें थोड़ा सा और पैसे जमा करके एक नया फ़ोन ले आऊँगा। तो ए तो क्या है, इसका बेचना चाह रहा है, और सी क्या है, सी भी कोई इसका व्यापार नहीं करना चाह रहा, सी सोच रहा है यार मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं है, चल एक काम करता हूँ, कोई सेकंड हैंड बेच रहा होगा तो मैं वो फ़ोन लेके अपना काम चला लूँगा। तो सी को इस फ़ोन की ज़रूरत है। तो जब इस तरह का ट्रांजेक्शन होता है ना तो वो C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर ट्रांजेक्शन कहलाता है। जैसे OLX देख लो, ठीक है, ओला उबर देख लो ना बच्चों, ओला उबर में क्या होता है, मेरे पास गाड़ी है खाली पड़ी रहती है, मैं ओला पर रजिस्टर करता हूँ, ठीक है, और ओला पे जैसे मुझे कहीं जाना है तो मैं ओला पे बुकिंग करता हूँ, तो ये मुझे सर्विस दे देता है। तो ये क्या हुआ, कंज्यूमर टू कंज्यूमर हुआ। हाँ जी सर।
ठीक है। देखो इस प्रकार के जब C2C कोई भी बिजनेस होगा तो इसमें हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए, जैसे हमें ओला उबर प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म, इसके थ्रू जो क्या हम C2C ट्रांजेक्शन कर पाते हैं। मोस्टली सेकंड हैंड गुड होता है। हाँ जी सर समझ आ गया। जैसे सेकंड हैंड फ़ोन बेचना, सेकंड हैंड कार बेचना, सेकंड हैंड बाइक बेचना। ठीक है बच्चों, लोअर प्राइस पर जो भी चीज़ सेकंड हैंड होगी वो जाहिर सी बात है ना प्राइस कम हो जाएगा। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, आप शोरूम से कोई बाइक खरीदो, वो ऑन रोड शोरूम के अंदर तो 1.5 लाख की हो जाएगी, पर मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ वही बाइक आप 1 महीने चलाओ, उसके बाद वापस शोरूम में जाओगे तो उसकी वैल्यू घट के 90,000 या 1 लाख हो जाएगी, तुरंत 50,000 वैल्यू घट जाएगी। क्यों? ये इसलिए नहीं कि आपने 1 महीना चलाया है, नहीं 1 महीना चाहे आप रख लो, इसलिए क्योंकि वो आप सेकेंड हैंड काउंट होगी। हाँ जी सर वो तो आप सही कह रहे हो। ठीक है बच्चों, अब हमने समझ लिया कि बिजनेस के कितने टाइप होते हैं। ई कॉमर्स का एक B2B बिजनेस होता है, एक B2C बिजनेस होता है और एक C2C बिजनेस होता है। अब हम चलते हैं अपना थर्ड टॉपिक पे, जो कि क्या है, ई गवर्नेंस। क्या बच्चों? ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का मतलब क्या बच्चों, एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको बढ़ाता हूँ। ई गवर्नेंस रेफर करता है यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड किसको, सर्विस टू सिटीजन को, बिजनेसमैन को और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को। यानी ये क्या कह रहा है, ई गवर्नेंस मतलब गवर्नमेंट जब हमारे टेक्नोलॉजी, यानी गवर्नमेंट जो है कोई भी इंफॉर्मेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, किसको प्रोवाइड करती है, किसी सिटीजन को प्रोवाइड करना चाहती है, बिजनेसमैन को या अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, ठीक है, यानी उस पर कंट्रोल रखना चाहती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, ई गवर्नेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ई गवर्नेंस का, इम्प्रूव करना है एफिशिएंसी को, ठीक है, इंक्रीज करना ट्रांसपेरेंसी को। ठीक है बच्चों। सर ई गवर्नेंस हमें दोबारा समझाओ, समझ नहीं आया बच्चों। ई गवर्नेंस कुछ मतलब नहीं, सिंपल समझो। जब कोई गवर्नमेंट, यानी जब हमारी गवर्नमेंट, ठीक है, क्या प्रोवाइड कराना चाहती है, कोई भी इंफॉर्मेशन देना चाहती है या फिर कम्युनिकेट करना चाहती है, किससे, सिटीजन यानी भारत, जैसे भारत की गवर्नमेंट है, भारत के नागरिक से कुछ बात करना चाहती है, बिजनेसमैन को कोई कम्युनिकेट करना चाहती है या फिर खुद के डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट करना चाहती है, तो वो जिस मीडियम का यूज़ करेगी उसे ही हम क्या कहते हैं, ई गवर्नेंस। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, गवर्नेंस का मतलब होता है कंट्रोल करना। और इंडिया में कौन, इंडिया नहीं किसी भी कंट्री में कौन कंट्रोल करता है इस चीज़ को, वहाँ की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो ठीक है बच्चों, ये होता है ई गवर्नेंस। हाँ जी सर, अब हम समझ के, जब भारत की गवर्नमेंट या तो भारत के नागरिक को कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहती है, या भारत के बिजनेसमैन को, या भारत के एक खुद के डिपार्टमेंट होगी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ बताना चाहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं हम बच्चों, ई गवर्नेंस कहते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, ठीक है, यानी एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट का काम जो है बढ़िया हो सके, एफिशिएंटली हो सके। ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना, ऐसा ना हो कि कोई भी ऐसे मान लो, सरकार ने घोषणा तो कर दी कि हम हाईवे बनाएंगे, पर हमारा जो है फाइनेंस मिनिस्टर कह रही है कि हमारे पास पैसे ही नहीं है, तो नहीं, इस चीज़ को क्या करना, ट्रांसपेरेंट करना। करप्शन को कम करना, सबसे बड़ी बात, अगर ऑनलाइन चीज़ कोई भी आ गया तो करप्शन कम हुआ। आपको ही पता है जब ई कॉमर्स नहीं आया था तो गवर्नमेंट कोई भी लॉन्च करती स्कीम, तो मान लो गवर्नमेंट 1,000 रुपये का लॉन्च करती स्कीम, तो जो गरीब आदमी तक आता आता वो 100 रुपये हो जाते थे, वो बीच में लोग खा जाते थे। पर जब से बैंक आया है, जब से ई कॉमर्स बढ़ा है, तो अब डायरेक्ट गवर्नमेंट 1,000 रुपये, 1,000 उसको फाइनल अल्टीमेट यूज़र को पहुंचा देती है। पब्लिक सर्विस को क्या करना, फास्ट करना। ठीक है बच्चों, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे, जब गवर्नमेंट किसी सिटीजन को क्या प्रोवाइड करती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थ्रू ई कॉमर्स, तो उसे हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट टू सिटीजन ई कॉमर्स। जैसे ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग, आप देखते हो कि इनकम टैक्स को फाइल करने के लिए इनकम टैक्स पोर्टल गवर्नमेंट ने लॉन्च कर रखा है, जीएसटी फाइल करने के लिए गवर्नमेंट जीएसटी पोर्टल लॉन्च कर रखी है। ठीक है, अगर आपको वीज़ा बनवाना है तो अब सरकार ने खुद के पासपोर्ट एम्बेसीज खोल रखे हैं, जहाँ आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये क्या, गवर्नमेंट जो है सिटीजन को सर्विस प्रोवाइड कर रही है। गवर्नमेंट बिजनेस को कैसे सर्विस प्रोवाइड करती है, वही जीएसटी पोर्टल पर जाकर क्या कर सकते हो, आप अपने जीएसटी पेमेंट कर सकते हो। जीएसटी पोर्टल पे कौन पेमेंट करेगा, जीएसटी जो बिजनेसमैन है। ठीक है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन, अगर मैं कंपनी खोलना चाह रहा हूँ तो क्या किसके पास जमा करूँगा, गवर्नमेंट के पास ही तो बताऊँगा कि सर मैं कंपनी खोलना चाह रहा हूँ, ये रहे मेरे कागज़। तो ये एमसीए की वेबसाइट होती है जिस पर आप किसी भी कंपनी को खोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब जब गवर्नमेंट खुद के दूसरे डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड करती है, उसे हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन, जैसे डाटा शेयरिंग करना, ठीक है, बिटवीन मिनिस्टर के बीच में, यानी फाइनेंस मिनिस्टर का डाटा सपोज कर लो, वो किसको, रक्षा मंत्री, ठीक है, या फिर होम मिनिस्टर के साथ डाटा को शेयर करना। होम मिनिस्ट्री को ये पता होना चाहिए कि हमारे पास फाइनेंस कितना
ताकि वो वादे ना कर सके कि जो पूरे ही ना हो सके। तो ई गवर्नेंस का बेनिफिट क्या हो गया बच्चों, इस तरीके का होने का टाइम सेविंग होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, पेपर वर्क कम होंगे, और क्या होगा, डिलीवरी सर्विस, पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो है बढ़िया होगी। ट्रांसपेरेंसी कैसे होगा, जब सब चीज़ ऑनलाइन हो जाएगा तो एक डिपार्टमेंट को ये पता रहेगा कि अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास इतना पैसा पड़ा और हमारे लिए इतना है। ठीक है। टाइम सेविंग कैसे हुआ, अब हमें वो लेटर नहीं लिखना होता किसी भी डिपार्टमेंट को, फिर वो फॉर्मली जाके इन्फॉर्म करेगा, नहीं। ऑनलाइन शुरू होने से क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर हर टाइम टाइम पे क्या करेगा, अपने पोर्टल पर जाकर अपडेट करता रहेगा कि हमने इतना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है या इतना पैसा हमारे पास पड़ा है। अगर किसी और डिपार्टमेंट को, जैसे मान लो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाला मिनिस्टर है, उसे देखना चाह रहा है कि मेरे पास कितना पैसा है इस समय देश के पास है, तो फाइनेंस मिनिस्टर की साइट पर जाएगा और देख लेगा अभी इतना पैसा पड़ा हुआ है हमारे देश के पास और हम इसे यहाँ यूज कर सकते हैं। अब बच्चों चलते हैं ई पेमेंट सिस्टम। इसे तो पढ़ाने की भी जरूरत नहीं, आपको पता है ई पेमेंट, यूपीआई, भीम, ठीक है, और आप देख लो इंटरनेट बैंकिंग देख लो, ठीक है। और भी बहुत सारे मीडियम आ गए हैं, जैसे पेटीएम, गूगल पे आ गया है, अमेजोन पे आ गया, व्हाट्सएप पे आ गया, इतने सारे मीडियम हो गए अब तो पेमेंट करने के। तो बच्चों अगर ई पेमेंट कोई पूछे तो उसका मतलब क्या, ई पेमेंट मतलब एक ऐसा मेथड जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। कैसे, कैश में नहीं, कैश में करेंगे तो फिजिकली हो जाएगा, नहीं, इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, कैसा, इलेक्ट्रॉनिकली जब हम पेमेंट करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, ई पेमेंट सिस्टम। इंस्टीड किसके बजाय, कैश में पे करने के बजाय चेक में। चेक में बच्चों कागज़ का यूज होता है, तो इसलिए हम उसे ई पेमेंट सिस्टम नहीं कहेंगे। जैसे एग्जांपल दे रखा उन्होंने, यूपीआई करना, भीम यूपीआई करो, डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज़ करना। आप कभी शॉपिंग करने जाते हो मॉल में तो वहाँ अपना डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो। अगर आप भीम भी नहीं चलाते, डेबिट क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो नेट बैंकिंग से भी आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। मोबाइल वॉलेट, जैसे पेटीएम अलग ऐप है, पेटीएम वॉलेट एक अलग है। पेटीएम वॉलेट में आप क्या, बैंक की तरफ पैसे जमा कर सकते हो। ठीक है। तो इसको आने से क्या हुआ, सबसे पहला फास्ट कन्वीनियंट हो गया, सबसे पहले आपको सुविधा हुई, भारी भरकम के बैग वो जेब में पैसे लेके जाने की दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर पैसे ही आपके जेब में नहीं होंगे तो चोरी होने की भी दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले फास्ट एंड कन्वीनियंट हुआ। 24/7 कभी भी किसी भी वक्त आप चाहो, रात के 12 बजे जोमेटो से ऑर्डर कर लो, खाना पेमेंट कर दो। कैश हैंडलिंग, कैश का आपको ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो। ठीक है। रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, सबसे पहले अगर आप चाहो एक महीने बाद देखना कि यार पिछले महीने मैंने कहाँ कहाँ पैसे खर्च करे, मुझे ये पता चलना चाहिए, तुरंत बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करो, उसमें दिख जाएगा, हाँ इतने की शॉपिंग करी है, इतने का खाना खाया, इसको रेंट दिया, इसको मैंने एडवांस दे रखा है सब। पर वही अगर मैं ये सब चीज़ कैश में करता तो क्या मुझे एग्जैक्ट वैल्यू याद रहती है, एग्जैक्ट पर्सन का नाम याद रहता, हो सकता है याद रह भी जाए अगर आप बढ़िया आपकी डाइट हो या बढ़िया आपका मेंटल हो, हेल्थ, पर मोस्ट ऑफ द चांसेस में नहीं होगा। लिमिटेशन क्या है, फ्रॉड हो सकता है सर। ठीक है। इंटरनेट, अगर बिना इंटरनेट के तो सर हम पेमेंट नहीं कर सकते, किसी का ऐप ही नहीं खोल सकते। टेक्निकल इशू, कई बार कोई ऐप जो है सो वो हमारे जो ऐप है वो किस में चले जाते हैं, अपडेशन में चले जाते हैं, तो उसके उस अपडेशन पीरियड के दौरान आप कोई भी ऐप चला नहीं सकते, तो हो सकता है कि टेक्निकल इशू आ जाए। ठीक है। तो अब बच्चों पेपर में पूछेगा कि ई पेमेंट के मेथड के बारे में कुछ डिस्क्राइब करो, बताओ क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले क्रेडिट कार्ड के बारे में बता देना कि ये कौन इशू करता है, बैंक इशू करता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्रेडिट कार्ड का मतलब, आपके बैंक में सपोज कर लो 50,000 रुपये है, पर आपको शॉपिंग 60,000 की करनी है, तो 10,000 रुपये एक्सेस आप क्रेडिट कार्ड से यूज़ कर सकते हो। ठीक है। और ये आपको बैंक अलाउ करता है। इसमें इंटरेस्ट चार्ज होता है नहीं, अगर आप ऑन टाइम, जैसे मान लो आपने क्या रखा बैंक से कि मैं जब भी आप ज़्यादा पैसा यूज़ करूँगा तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर मैं आपको पैसा पेमेंट कर दूंगा, तो उस पीरियड के दौरान क्या आपका चार्ज नहीं लगेगा। एग्जाम्पल वीज़ा, मास्टर कार्ड। ठीक है। ऐसे ही आप डेबिट कार्ड के बारे में बता देना कि डेबिट कार्ड बैंक इशू करता है, इसमें आपके बैंक में जितना पैसा होगा उतना ही आप निकाल सकते हो, एक्सेस मनी यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे ही नेट बैंकिंग का हो गया, यूपीआई हो गया। आई होप यूपीआई के बारे में चलो पढ़ लेते हैं। यूपीआई का मतलब क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी रियल टाइम पेमेंट सिस्टम होता है इसमें। ठीक है। जैसे इसमें अभी आप यूज़ करोगे, तुरंत अभी पेमेंट करो, सामने वाले के बैंक में तुरंत आ जाएगा पैसे, यानी उसके मैसेज तुरंत आ जाएगा, तो ये रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। ठीक है। पर आप डेबिट कार्ड है, यानी एटीएम से कभी पैसे निकालो तो हो सकता है कि तुरंत मैसेज आ जाए, पर कई बार 1-2 घंटे लग जाते हैं मैसेज आने में। पर यूपीआई में ऐसा नहीं होता, तुरंत आपके फ़ोन में मैसेज आ जाएगा। नो बैंक डिटेल रिक्वायर, जरूरी नहीं है गूगल पे में किसी प्रकार के आपको बैंक होना चाहिए, ये मैंडेट नहीं करता कि नहीं पंजाब नेशनल बैंक वाला ही गूगल पे खोल सकता है या एसबीआई बैंक वाले गूगल पे, नहीं। तो नो बैंक डिटेल रिक्वायर, जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम।
ठीक है। मोबाइल वॉलेट जैसे सेम होता है पेटीएम वॉलेट की तरह, ये मोबाइल वॉलेट भी होता है जैसे पेटीएम वॉलेट, अमेजोन पे। इसमें आप क्या कर सकते हो, आप एडवांस में पैसे जमा करते हो जैसे बैंक में जमा करते हो, और जब जब आप पेमेंट करोगे आपको पिन भरने की जरूरत नहीं, सीधा स्कैन करो, कन्फर्म एम पे क्लिक करो, वो पैसे कट जाएंगे आपके। ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं अपने किस पे, ये हमने सोच लिया कि ई पेमेंट के क्या क्या मेथड होते हैं। अब ई बैंकिंग पे आते हैं, अभी तक हम पेमेंट कर रहे थे, अब बैंकिंग पे आते हैं। ठीक है। तो बच्चों आपकी बात बताओ, ई बैंकिंग यानी बैंक का पूरा ऑनलाइन आ जाना, बैंक का सारे वर्क का, क्या बढ़िया बात है? हाँ सर, कन्वीनियंट होगी। ठीक है, फास्ट काम हो रहा है, अब हमें कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो हम बैंक जाने की ज़रूरत नहीं, बैंक के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है अब हमें। ठीक है। तो ई बैंकिंग से आप क्या समझते हो, बैंक की सारी सर्विसेज अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे शिफ्ट हो गई है, और जिसको आप मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हो, साथ ही साथ लैपटॉप में भी जाकर उनके साइट पे भी जाके यूज़ कर सकते हो। तो इसे क्या कहते हैं हम बच्चों, ई बैंकिंग। ई बैंकिंग में हमें कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बैलेंस इंक्वायरी, हर 5 मिनट में आप चाहे गूगल पे जाओ, पिन भरो, बैलेंस पता चल जाएगा आपके पास इतने बैंक बैलेंस है। ये नहीं कि आप अगले दिन का इंतज़ार करो, पहले के टाइम में फिर बैंक में जाना पड़ता था, लाइन में लगे रहो, फिर आपका नंबर आएगा, फिर सामने वाला आपका अकाउंट नंबर डाल के बताएगा कि आपके बैंक में इतना पैसा है। सोचो कितना टाइम वेस्ट हुआ। फंड ट्रांसफ़र ऑनलाइन, किसी को पेमेंट करनी है 100 रुपये, तुरंत अभी बैठे बैठे कर दो। ऑनलाइन बिल पेमेंट हो गया, मोबाइल रिचार्ज कर दो, बिजली बिल पे कर दो, ऑनलाइन स्टेटमेंट डाउनलोड करो। मैंने आपको बताया ना 1 महीने पहले, यार मैंने कौन कौन सा खर्चा करा था मुझे याद नहीं आ रहा, स्टेटमेंट डाउनलोड करो। चेक बुक का रिक्वेस्ट कर सकते हो, अगर आप बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन करना चाहते हो तो चेक बुक के थ्रू भी कर सकते हो। ई बैंकिंग हमें कौन कौन सी, यानी बैंक हमें कौन कौन सी सुविधा प्रोवाइड करता है, वो बोलता है इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर लो, यानी डायरेक्ट मेरे मतलब बैंक का एक ऐप होता है उस पर आओ और उसका यूज़ करके आप पेमेंट करो। नहीं आना चाहते मोबाइल बैंकिंग, गूगल पे फ़ोन पे का यूज़ कर लो। वो भी नहीं करना चाहते, एटीएम हमने जगह जगह लगा रखे, आप जाओ एटीएम से पैसे निकालो और यूज़ करो। इसके फ़ायदे क्या बच्चों, एडवांटेज क्या है इन सब चीज़ों के, एनी टाइम एनी वेयर बैंकिंग, यानी कभी भी बैंक वो यूज़ कर सकते हो आप ऑनलाइन को। ठीक है। टाइम एंड कॉस्ट बचाएगा, पेपर वर्क कम हो गया। वही थ्रेट, आपके सिक्योरिटी हो सकती है ब्रीच हो जाए। ठीक है। डिजिटल लिटरेसी, यानी आपको डिजिटल लिटरेसी का मतलब आपको डिजिटली पता होना चाहिए कि किस किस प्रकार का फ्रॉड हो सकता है, ताकि आप अपने आप को क्या करो, सेफ रख सको। टेक्निकल फेलियर, कई बार बैंक खुद को अपडेट करने में लग जाती है तो उस दौरान आपका ये चलता नहीं है। ठीक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा क्या ख़त्म होता है, इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स। यहाँ पे हमारा ई कॉमर्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है। कई बार पेपर में हो सकता है, मेरे हिसाब से तो नहीं पूछना चाहिए, पर मैंने आपको डिफ्रेंशिएशन दे दिया है कि ई पेमेंट में और ई बैंकिंग में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। आपको अगर ये, मैं आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो, और उसमें आप ये जाके पढ़ सकते हो। कुछ नहीं है, जो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ा है वही है। जैसे देखो, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम हो गया, ऑनलाइन बैंक आ गया है, लिमिटेड पेमेंट यानी ई पेमेंट, जैसे यूपीआई से आप एक दिन में 50,000 ही पेमेंट कर सकते हो, लेकिन ई बैंकिंग, बैंक के साइट पर जाओ, 1 करोड़ कर लो, 2 करोड़ मेरा पैसा, मैं करूँगा जितनी मन मर्जी। यूपीआई हो गया, कार्ड्स हो गया, आप एटीएम कार्ड से एक दिन में 10,000 ही कैश निकाल सकते हो। नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग जाओ अपने बैंक के साइट से आप 10,000, 10 लाख, 1 करोड़ कितना भी कर सकते हो। तो ये इनके बीच में कुछ माइनर सा डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाया और बढ़िया लग रहा है, समझ आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे बस यही एक चीज़ मांगता हूँ, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए बच्चों चलते हैं अपने साइबर सिक्योरिटी एंड IT एक्ट 2000। इसको बताने की तो मुझे आपको ज़रूरत भी नहीं, साइबर सिक्योरिटी इस टाइम पे कितनी ज़रूरी है हमारे लिए। साइबर सिक्योरिटी में क्या होता है बच्चों, इसमें जो है हमारा साइबर सिक्योरिटी का मतलब होता है प्रोटेक्शन करना, किसके, हमारे डाटा को, किससे, अनऑथराइज एक्सेस से, साइबर अटैकर से, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो कि हमारे डाटा का मिसयूज़ कर सके, उन सभी से क्या करना, अपने डाटा को प्रोटेक्ट करना ही साइबर सिक्योरिटी कहलाता है। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ ले, साइबर सिक्योरिटी रेफर्स प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, यानी अगर मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ तो उसका प्रोटेक्शन करना मेरे नेटवर्क, यानी मैं वाईफाई से, जिस वाईफाई से कनेक्ट हूँ उसको भी क्या करना, प्रोटेक्ट करना, ताकि कोई इजीली हैक ना कर सके। मेरे कुछ पर्सनल डाटा हो सकते हैं, मेरा कुछ डिजिटली सिस्टम हो सकता है, किससे बचाना, अनऑथराइज एक्सेस, मेरे सिवा कोई और एक्सेस ना कर सके, साइबर अटैक ना हो सके, मिसयूज ना हो सके, इन्हीं सब चीज़ को साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। तो बच्चों ये पढ़ाने का आपका मकसद क्या है, मतलब इग्नू वालों को सबसे पहले आपको बताना कि आपको डाटा को प्रोटेक्ट करना चाहिए, आपकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, साइबर क्राइम से रिलेटेड प्रिवेंट कर देना चाहिए। अगर आप अभी का डाटा देखोगे तो इस साल यानी 24-25,
यानी 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2025 तक 150 से 200 करोड़ का फ्रॉड हो चुका है बच्चों। क्या करते हैं इसमें, हैकर आते हैं, आपको आपके कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है वो ऑनलाइन ही, जो आप ऑनलाइन यूज़ करते हो प्लेटफॉर्म से, फिर आपको क्या करते हैं, ब्लैकमेल करते हो वो। ठीक है, तो साइबर क्राइम से आपको बचाना है, इंश्योर करना है कि आपके जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सेफली हो, सिक्योर हो। ठीक है बच्चों। साइबर थ्रेट क्या होता है, अब वहाँ तो सिक्योरिटी था, तो यानी बचाना, थ्रेट का मतलब खतरा। जैसे हो सकता है कि आपका डाटा क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, ख़राब हो जाए। हो सकता है कि आपने, जैसे मान लो PDF है, अगर मान लो कोई हैकर है, वो इस PDF को चेंज कर दे, मैं जो पढ़ाना चाह रहा हूँ वर्ड्स को चेंज कर दे, ठीक है, तो ये आप मेरे लिए क्या होगा, अब मैं आप वीडियो बनाने के लिए बैठा हूँ, अगर ये कोई हैकर मेरे इस कंटेंट को ही चेंज कर दे, तो मैं क्या पढ़ाऊँगा, तो मेरे लिए तो ये घाटा हो गया। इसी प्रकार सोचो कोई बिजनेसमैन है जिसने अपना पूरा प्लान ऑनलाइन पोर्टल पे चढ़ा रखा, अपने ऑनलाइन पूरा, कि हम फ्यूचर में कैसे कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे। कोई तीसरा पर्सन आता है, उसे एक्सेस करके डिलीट कर देता है। आप बताओ बिजनेसमैन को कितना लॉस हो गया। हाँ जी सर। तो इसमें पूछता है कि पहली बात तो बताओ थ्रेट क्या होता है। थ्रेट होता है पोटेंशियल क्या, डेंजर डेट कैन डैमेज, जो कि क्या कर सकता है, डैमेज ख़त्म कर सकता है, या फिर स्टील, स्टील का मतलब चुरा लेना मेरे डाटा को, या फिर डिस्टर्ब कर देना है, ख़राब कर देना मेरा डिजिटल सिस्टम को। ठीक है बच्चों। मेजरली कितने टाइप्स के साइबर थ्रेट हो सकते हैं, हमें 5, मेजरली हमें 5 पढ़ना है। एक होता है मालवेयर, एक होता है फिशिंग, एक होता है हैकिंग, ठीक है बच्चों, और 3 पढ़ लिया। एक होता है आइडेंटिफाई करना थेफ्ट को, DOS अटैक होता है, और स्पाईवेयर। यानी 6 तरह के हमारे इग्नू के बुक में दे रखा है, जिसके बारे में हमें पढ़ना है कि ये तरह के क्या होते हैं, अटैक्स होते हैं साइबर। मालवेयर अटैक्स, इसमें बच्चों क्या होता है, इसमें जो हैकर होता है वो क्या करता है, आपके फ़ोन में वायरस भेज देगा। ठीक है, और जैसे ही आप उसके लिंक को क्लिक करोगे, आपका पूरा फ़ोन का एक्सेस जो है सामने वाले पर चला जाएगा, और वो आपके फ़ोन में जो जो आपकी पर्सनल डिटेल होगी वो चुरा लेगी। जब इस तरीके से आपको सामने वाला पर्सन आपके डाटा को हैक करता है, तो इसे कहते हैं मालवेयर करना, और सबसे ज़्यादा कॉमनली यही यूज़ होता है। ठीक है बच्चों। फिशिंग क्या होता है, इसमें आपको ईमेल्स आएगी, मैसेज आएगी, ठीक है, जिससे इसमें क्या लिखा होगा कि जैसे मान लो इस ईमेल आएगा कि आप 1 करोड़ रुपया जीत चुके हैं, बस आपको कुछ नहीं करना है, इस लिंक पे क्लिक करना है, या फिर इस एक व्हाट्सएप कॉल आता है, जैसे आए दिन देखोगे कि सर आपको लकी ड्रॉ में 1 लाख रुपए जीत चुके हैं, आपका जो है पैसा SBI बैंक अकाउंट मुंबई में पड़ा हुआ है, कोई सा बैंक अकाउंट में, इस पैसे को प्राप्त करने के लिए आपको पहले 10,000 रुपये देने पड़ेंगे, फिर ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तो इस तरीके से जब कोई आपको हैक करता है, फिशिंग कहलाता है। बिना OTP, बिना बैंक के OTP से आपके बैंक से सारे पैसे वो उड़ा के ले गया। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, फिशिंग। जब इस तरह का अटैक होता है तो इसे कहते हैं फिशिंग। हैकिंग करना मतलब आपके बिना और एक्सेस के कोई भी आपके सिस्टम पे जाके काम कर रहा है, कोई भी आपके नेटवर्क पे जाके काम कर रहा है, उससे हम क्या कहेंगे, हैकिंग। उस चीज़ को क्या कहते हैं हम, हैकिंग। यानी मैंने एक्सेस ग्रांट नहीं करी है सामने वाले पर्सन को, पर वो पता नहीं किस तरीके से कुछ सॉफ्टवेयर का यूज़ करके मेरे सिस्टम में आ गया और हैक कर रहा है। आइडेंटिफाई करना क्या, थेफ्ट को, यानी वो क्या कर रहा है, एक सामने वाला पर्सन मान लो हैकिंग के थ्रू मेरे सिस्टम में तो आ गया, लेकिन अब वो मेरे सिस्टम के साथ मेरे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को भी क्या कर रहा है, चुराने की कोशिश कर रहा है, यानी फ्रॉड कर रहा है वो। तो इसे क्या करना, आइडेंटिफाई करना थेफ्ट को। ठीक है, एक होता है TOS अटैक। आपने एक मूवी देखी होगी, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें एक क्या होता है, एक पर्सन, एक जो है बाहर का स्पाई होता है, मतलब स्पाई कह लो, हाँ स्पाई होता है। वो क्या करता है, किसी देश की कंट्री को मतलब डाटा को हैक करता है। ठीक है, अब उसके 2 ही तरीके थे, या तो हो सकता है कि 50% डाटा वो ले लेता है, या तो एक तरीका ये था कि हम 50% डाटा को बचा लें, या एक तरीका क्या था, उसमें फिल्म में ऐसा होता है कि मान लो कोई भी चीज़ है, उसकी एक लिमिट होती है स्टोर करने की। जैसे मान लो व्हाट्सएप पे है, व्हाट्सएप पे आप देखोगे तो लिमिट है 5 GB की। अगर 5 GB से ज़्यादा आप कुछ भी चीज़ व्हाट्सएप में डाल दोगे, व्हाट्सएप पूरा हैंग हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा। तो उसमें क्या करता है वो हीरो, जो हैकर होता है हिंदुस्तान का, किसी भी देश का, वो उसमें 5 GB के स्टोरेज में 50 GB का डाटा भेज देता है। इससे क्या होता है, जो ओरिजिनल डाटा होता है वो इसके साथ मिलकर करप्ट हो जाता है, और सामने वाले को कोई डाटा नहीं मिलता। इसे ही कहते हैं क्या, ओवरलोडिंग कर देना, यानी डिनायल ऑफ सर्विस। अगर कोई आपके डाटा को हैक कर चुका है और कोई चांस नहीं है बचने का, तो क्या करो, आप अननेसेसरी डाटा उनमें डाल दो, जिससे क्या होगा, सिस्टम हैक हो जाए। स्पाईवेयर वही है कि आपको पता नहीं चल रहा, पर आप पे कोई नज़र रखे हुए है और आपके डाटा को वो चुरा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसे ही कहता है क्या, साइबर
सिक्योरिटी या साइबर थ्रेट। आई होप ये समझ आएगा। इन्हीं को बचाने के लिए, यानी इन्हीं चीज़ों से कॉमन मैन यानी कॉमन सिटीजन को बचाने के लिए, बिजनेसमैन को बचाने के लिए गवर्नमेंट एक रूल लेकर आई जिसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ठीक है, इस रूल के लाने का मतलब क्या था, ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस को क्या करना, प्रमोट करना, यानी प्रोटेक्ट करना लोगों के डाटा को। ठीक है, लीगल रिकॉग्नाइजेशन देना टू इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। अब ऐसा तो है कि आप कहीं भी जाकर अपना डाटा को अपलोड कर रहे हो, फिर सरकार को कह रहे हो कि मेरा डाटा कैसे चोरी हो रहा है, आप जिम्मेदार हो। नहीं, सरकार को ने क्या करा है, इस आईटी एक्ट के तहत उन सभी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को ये दिशा निर्देश दिया कि आप इस एक्ट में सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करो, जो भी सरकार ने पॉलिसी बनाई होगी, और मैं जो रेगुलेशन गाइडलाइन दे रही हूँ उसका फॉलो करो। तो इससे क्या हुआ, वो डाटा को प्रोटेक्ट हुआ, और क्या हुआ, अननेसेसरी आपको लाने से रोका। साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए सरकार आईटी एक्ट लेकर आई। ठीक है, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बिठाया, जैसे आप देख लो साइबर पुलिस बना दिया अब। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी पुलिस भी बन चुकी है अब बच्चों। अगर आपका साइबर रिलेटेड कोई भी केस होता है तो नॉर्मली पुलिस स्टेशन में उसका केस नहीं होता, वो साइबर सिक्योरिटी पुलिस वालों के पास जाता है, जो ही क्या होते हैं इन सब केस में एक्सपर्ट होते हैं, नॉर्मल पुलिस वालों की तरह। इसमें पूछता है कि पेपर में कि बताओ कौन कौन सा प्रोविज़न जो है हमारे लिए ज़रूरी है, यानी पूरा एक्ट के बारे में नहीं पूछेगा। 5-6 प्रोविज़न है जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है कॉमन मैन को। सबसे पहला प्रोविज़न क्या है, सेक्शन 3 ऑफ आईटी एक्ट। वो क्या कहता है, वो कहता है डिजिटल सिग्नेचर के बारे में, वो क्या करता है, बताता है। फिर सेक्शन 4 किसके बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में बताता है। सेक्शन 43 किसके बारे में बताता है, वो बताता है कि पेनल्टी कितनी लगेगी अगर आपने किसी सिस्टम को बिना उसके एक्सेस के हैक करा है तो। सेक्शन 66 बताता है कि कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस में, यानी कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस में आपको कितने साल की सजा होगी। सेक्शन 66C बताता है कि अगर आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी आपने किसी पर्सन ने किसी आदमी का बगैर परमिशन के उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को गैदर करा तो उस सिचुएशन में उसको क्या होगी, सज़ा कितनी होगी। 66D कहता है चीटिंग के केस में आपको कितनी सज़ा मिलेगी। सेक्शन 72 कहता है ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियल एंड प्राइवेसी, यदि आपकी प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ब्रीच होती है तो क्या सज़ा मिलेगी। ठीक है, जैसे मान लो बड़े बड़े फिल्म स्टार होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो सबसे ज़्यादा इस सेक्शन का यूज़ करते हैं। क्यों, आप जानते हो फिल्म स्टार कहीं भी चले जाए, क्रिकेटर हो गए कहीं भी चले जाए, लोग इनका पीछा नहीं छोड़ते, इन्हें पर्सनल टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिलता है। तो कई बार क्या होती है, उनकी प्राइवेसी ब्रीच हो जाती है, यानी वो कुछ फैमिली के साथ पर्सनली टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनकी वीडियो वायरल कर देते हैं वो। ठीक है, तो वो इस सेक्शन का यूज़ करके अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आप बच्चों, अब मैं इसमें आपको कुछ नहीं कर सकता कि सर कोई सिंपल तरकीब बताओ ना याद करने का, नहीं बच्चों, आपको इस तरीके से ही याद करना पड़ेगा। मैं जितना सिंपल तरीके से आपको लिख सकता था मैंने लिख दिया। हालांकि ये मैंने क्या हेडिंग लिखी है, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आपको खुद के वर्ड में भी ये लिखना पड़ेगा कि सेक्शन 3 ये कहता है, सेक्शन 4 ये कहता है, सेक्शन 43 ये कहता है, सेक्शन 66 ये कहता है। ठीक है, जितना याद हो सके उतना याद कर लो, कोई घबराने की बात नहीं। ज़रूरी नहीं है कि हमें 100 में 100 नंबर लाना है, अगर 100 में हम 80 नंबर भी ले आते हैं तो ये कोई गंदा मार्क्स नहीं होता, ये भी एक गुड मार्क्स होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो हर कोई इंसान को हर चीज़ नहीं कर। अब बच्चों इस एक्ट के बनाने के क्या क्या एडवांटेज हुए, यानी जो ये एक्ट बना है इसके एडवांटेज क्या हुआ। सबसे पहले हमें लीगल प्रोटेक्शन मिला, हमें कानूनी राइट मिला, अगर कोई बिना मेरी परमिशन के मेरे डाटा को, लीगल प्रोटेक्शन मिला हमें अगेंस्ट साइबर क्राइम के। ठीक है, डिजिटल इकोनॉमी, यानी डिजिटल इकोनॉमी बनाने में बूस्ट हुआ। देखो डिजिटल इकोनॉमी बनाने में बूस्ट मिली, जब शुरू शुरू में ई कॉमर्स आया था ना तो कोई कानून ही नहीं था। देखो 2000 में कानून बना, 2000 से पहले अगर मान लो मैं आपके साथ फ्रॉड कर देता हूँ ऑनलाइन, ठीक है, बिना परमिशन के मैं एक लिंक भेज देता आपके यूट्यूब चैनल पे किसी भी सॉफ्टवेयर मैसेज में, और आप क्या करते हो उस लिंक पे क्लिक करते, मेरे पास एक्सेस आ गया, मैंने आपका सब चीज़ चुरा लिया, तो आप मेरे पे केस ही नहीं कर सकते। केस करते तो क्या करते कि मेरे साथ इसने धोखा करा है। ठीक है, वो जाके वो कानून में कोर्ट में जाके जी जाता, वो बोलता बताओ सर कौन से सेक्शन में मुझे सजा दे रहे हो, सेक्शन ही नहीं बना है। तो सरकार ने क्या करा कि लोग डर रहे हैं ई कॉमर्स को अपनाने में, पर ई कॉमर्स अपनाना बहुत ही ज़रूरी है, तो सरकार ने एक्ट लाया। अब आप करके दिखाओ किसी को फ्रॉड, तुरंत आईटी एक्ट में ले जाके अब इतना लताड़ेगा ना आपको वो, बहुत ही हैवी हैवी पेनल्टी सरकार ने इम्पोज करी है आईटी एक्ट 2000 में। ठीक है, तो जब आईटी एक्ट आया नहीं, ये कानून बना, कानून बना, लोगों का भरोसा जगह, नहीं मेरे साथ फ्रॉड नहीं हो सकता, क्योंकि सामने वाले में भी डर बैठा कि नहीं अगर आप मैं फ्रॉड करता हूँ तो मेरे को कानूनी सज़ा हो सकती है। ठीक है, तो डिजिटल इकोनॉमी बनाने में सबसे ज़्यादा हेल्प मिली। ठीक है,
ट्रस्ट हुआ हमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने में, अब हम झिझकते नहीं हैं क्योंकि हमें पता है। अब जैसे मालूम मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूँ, सामने वाले के अगर बैंक में पैसा नहीं जाता तो ये इसका मतलब ये मतलब नहीं है कि गूगल पे, जैसे मैंने गूगल पे से पेमेंट करी, सामने वाले के बैंक में पैसा नहीं गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पैसे डूब गए। नहीं, मेरे पास राइट है आईटी एक्ट में, मैं डायरेक्ट कंप्लेन करूंगा गूगल पे के कस्टमर केयर पे, और उसकी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, वो चेक करेगा कहाँ गलती हुई है, और फिर क्या करेगा, या तो मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे सामने वाले को। ये क्यों? क्योंकि आईटी एक्ट उसे बताता है। अगर आईटी एक्ट ना होता तो गूगल पे कहता चल मैं नहीं दे रहा तुझे पैसे, जो करना कर ले। पर अगर इस समय गूगल पे ये कह दे कि नहीं मैं नहीं दे रहा पैसे, तू जो करना कर ले, हाँ कर ले, तुरंत कोर्ट में जाऊंगा, आईटी एक्ट में सेक्शन 62 जो ऊपर पढ़ा है उसमें केस कर दूंगा, उसे पैसे तो देने पड़ेंगे, साथ में उसे पेनल्टी भी लगेगी। तो इसी चीज़ के डर से वो क्या है, हमारे काम करते हैं, ई गवर्नेंस को सहायता मिली। ठीक है बच्चों, पर इसकी लिमिटेशन क्या है बच्चों? टेक्नोलॉजी इवॉल्व फास्टर देन वो लो। टेक्नोलॉजी इतने खतरनाक तरीके से बढ़ गई है ना, जितना हमने सोचा भी नहीं था। लोग 2000 में बना था तो उस समय सोचो टेक्नोलॉजी नहीं आया था तो उसके अकॉर्डिंग बना था। पर आज आप देख लो, एआई देख लो, ठीक है, चैट जीपीटी देख लो, गूगल जेमिनी देख लो, इतने एडवांस वर्जन आ गए तो वो ऐसी सीसीटीवी फुटेज निकाल देंगे कि आपको लगेगा कोर्ट को कि नहीं ये तुम ही बंदे हो, तुम ही ने खून करा है। पर आप तो उस समय पर मौजूद ही नहीं रहोगे, और कोई पता भी नहीं कर पाएगा कि ये फेक वीडियो। इतनी खतरनाक लेवल का अब एआई आ गया है। ठीक है, अवेयरनेस सबसे, आपको ये पता है आज के टाइम पे मैं खुद देखता हूँ बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है आईटी एक्ट भी है। अवेयरनेस लोगों में फैलाने में सरकार क्या हुई, नाकाम हुई। ठीक है, एनफोर्समेंट चैलेंजेस। ठीक है, इस एक्ट में यानी आईटी एक्ट में अगर किसी को फंसाने के लिए आपके पास सॉलिड कॉन्क्रीट एविडेंस होना चाहिए, और जो बंदा डिजिटली ही, जो कोई बंदा कब फ्रॉड करेगा, जब वो उसके बारे में बढ़िया जानता है, आईटी एक्ट के बारे में बढ़िया जानता है। ठीक है, तो जब ही पूरी सोच समझ के फ्रॉड करेगा। तो टेक्नोलॉजी के थ्रू किसी को पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे हमारा सारा टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें मैंने आपको पढ़ा है ई कॉमर्स क्या होता है, ई बैंकिंग क्या होती है, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, साइबर थ्रेट क्या होता है, आईटी एक्ट 2000 पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट होता है। आई होप कि मैं आपको बढ़िया से समझाने में ये टॉपिक सफल रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो बढ़िया लगी हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस पढ़ाने में बच्चों और कंटेंट को बनाने में, पढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है बच्चों, तो मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए बस एक चीज़ चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और आखिरी में वही बच्चों, ऑल इन वन क्लासेस की तरफ से खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, और अपनी पढ़ाई लिखाई जोरों शोरों से करते रहो।